हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इतिहास प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, 30 के लगभग क्वेश्चन हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि आने वाले टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हर वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, किसका मत है कि कोई भी हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं लिख सकता है? ऑप्शन है बीसी चौधरी, आरसी मजूमदार, आरपी त्रिपाठी या फिर जीएन शर्मा। फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका होगा आरसी मजूमदार। फ्रेंड्स, आरसी मजूमदार का ये मत था कि कोई भी हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं लिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नए नाम से घोषित किया? ऑप्शन देखिए, इंदिरा गांधी, शेख मुजीबुर रहमान, शेख खालिदा जिया, काजी नजरुल इस्लाम। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका होगा शेख मुजीबुर रहमान, बी वाला देखिए राइट आंसर है। फ्रेंड्स, 1970 और 71 में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की स्वायत्तता का आंदोलन प्रारंभ हुआ और 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हो गया था। तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश का उदय हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, आरसी मजूमदार, के दत्ता, एसआर मल्होत्रा या फिर बीपी मेनन। तो फ्रेंड्स, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, इस पुस्तक के लेखक हैं बीपी मेनन। देखिए डी वाला ये राइट आंसर हो जाएगा। और इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। और कहाँ हुआ था? ये हुआ था लंदन में स्थित लांगमैन प्रकाशन द्वारा। लंदन में इसका प्रकाशन हुआ था और किसके द्वारा हुआ था? लांगमैन प्रकाशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद में 1935 में हुई उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है JL नेहरू, मदन मोहन मालवीय, अच्युत पटवर्धन या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका होगा जवाहरलाल नेहरू, ए वाला देखिए राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, इलाहाबाद में 1935 में जो उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। साथ में देखिए, इस कॉन्फ्रेंस में किसानों की समस्याओं तथा अंग्रेजों के द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों के बारे में भी विचार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, CR फार्मूला राजगोपालाचारी योजना का विरोध किसने किया था? CR फार्मूला या राजगोपालाचारी योजना। ऑप्शन देखिए, गांधी जी ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने या फिर लॉर्ड इरविन ने। तो फ्रेंड्स, CR फार्मूला राजगोपालाचारी योजना का विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। देखिए बी वाला ये राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल्स में देखिए फ्रेंड्स, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 1944 में एक फार्मूला निकाला था जिसमें उन क्षेत्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार के आधार पर समझौता सुझाया गया जो मुस्लिम बहुल वाले राज्य थे। इसे ही CR फार्मूला या राजा जी फार्मूला कहा जाता है। तो ये जो फार्मूला था ये कब निकाला गया था? ये निकाला था 1944 ईस्वी में। किंतु मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, इन्होंने इस फार्मूले का विरोध किया था और ये फार्मूला जो था ये असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे। ऑप्शन देखिए, अरुणा आसफ अली, मोहम्मद इकबाल, खान अब्दुल गफ्फार खान, फैज़ अहमद फैज़। तो देखिए, उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय दोनों गोलमेज सम्मेलनों में जिसके प्रतिनिधि थे, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो राइट आंसर इसमें होगा मोहम्मद इकबाल। देखिए बी वाला ये हमारा राइट आंसर होगा। डिटेल्स में देखिए फ्रेंड्स, पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये था 12 नवंबर 1930 को। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। और ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था ये हुआ था 7 सितंबर 1931 को हुआ था दूसरा सम्मेलन। और तीसरा जो गोल सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन, ये हुआ था 17 नवंबर 1932 ईस्वी को तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो इन दोनों सम्मेलनों में जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन थे, इन दोनों सम्मेलनों में उर्दू कवि जो थे मोहम्मद इकबाल, इन्होंने भाग लिया था। और इसी से रिलेटेड कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो देखिए, भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू दोनों ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। और महात्मा गांधी जी जो थे, उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फैक्ट्री अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? ऑप्शन देखिए, 1881, 1861, 1891 या फिर 1833 में। तो फ्रेंड्स, भारतीय फैक्ट्री अधिनियम पहली बार लागू किया गया था 1881 ईस्वी में। ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। डिटेल्स में देखिए, भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में सर्वप्रथम लागू हुआ था। और किसके काल में हुआ था? ये लॉर्ड रिपन के काल में ये भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1881 में लागू हुआ था। इस अधिनियम में ही
7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने से प्रतिबंधित किया गया था। और यही अधिनियम जो था, इसमें 7 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को प्रतिबंधित कर दिया गया था, मनाही कर दी गई थी। और महीने में 4 दिन के अवकाश की व्यवस्था जो थी, ये भी इसी भारतीय फैक्ट्री अधिनियम में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है जिसमें उनके विचार प्रकाशित हैं? ऑप्शन देखिए, सत्यार्थ प्रकाश, राष्ट्र गोफ्तार, गीता रहस्य या फिर संवाद कौमुदी। राइट आंसर होगा सत्यार्थ प्रकाश। देखिए ए वाला सही आंसर है। डिटेल्स में देखिए फ्रेंड्स, सत्यार्थ प्रकाश की रचना 1875 ईस्वी में हिंदी भाषा में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किस भाषा में की थी इसकी रचना? हिंदी भाषा में। और कब? 1875 ईस्वी में। और वेदों की ओर लौटो, ये वाला नारा जो था, ये भी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। इसके साथ उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था, जिसमें हिंदुओं को अपने धर्म में वापस लौटने का ये आंदोलन था, शुद्धि आंदोलन। ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ही चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे धोंदू पंथ के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन देखिए, तांत्या टोपे, नाना साहिब, राम प्रताप या फिर पुरंदर सिंह। धोंदू पंथ, तो देखिए धोंदू पंथ के नाम से जाना जाता था नाना साहिब को। बी वाला ये हमारा राइट आंसर है। नाना साहिब का वास्तविक नाम था धोंदू पंथ। वे अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तो अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे अंतिम पेशवा थे, और नाना साहिब जो थे इनके दत्तक पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान वीर कुंवर सिंह का संबंध था। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देखिए, अवध से, बिहार से, कानपुर से या फिर लखनऊ से। देखिए फ्रेंड्स, 1857 का ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था, इसमें वीर कुंवर सिंह का संबंध था बिहार से। बी वाला ये राइट आंसर होगा। डिटेल्स में देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान कानपुर से नाना साहिब, कानपुर से कौन संबंधित थे? नाना साहिब और तांत्या टोपे। नाना साहिब और तांत्या टोपे दोनों कानपुर से संबंधित थे 1857 के विद्रोह के दौरान। और लखनऊ से थे हजरत बेगम। लखनऊ से कौन थी? हजरत बेगम। और अवध से मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो अवध से कौन संबंधित थे? मौलवी अहमदुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860 ईस्वी में लड़कियों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860। ऑप्शन देखिए, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या फिर 15 वर्ष। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा 10 वर्ष। ए वाला ये राइट आंसर है। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1860 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ था। और किसके प्रयासों से ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860 पारित हुआ था? ये हुआ था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, जिसके द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु जो थी वो 10 वर्ष कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? 10 वर्ष उनके विवाह की न्यूनतम आयु कर दी गई थी। जबकि शारदा एक्ट के माध्यम से लड़कियों की न्यूनतम वैवाहिक आयु 14 वर्ष कर दी गई थी बाद में। शारदा एक्ट पास हुआ था उसके बाद, तो इसमें लड़कियों की जो विवाहिक आयु थी, न्यूनतम आयु, वो 14 वर्ष कर दी गई थी। और लड़कों की वैवाहिक आयु कर दी गई थी 18 वर्ष। ये की थी शारदा एक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखिए, मौलाना आज़ाद, हसरत मोहानी, M.A. अंसारी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका होगा बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए डी वाला ये राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। डिटेल्स में देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था 1887 ईस्वी में मद्रास में। और इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? ऑप्शन है यूनियन बैंक, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता या फिर बैंक ऑफ बॉम्बे। तो फ्रेंड्स, भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक जो था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। देखिए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से 1770 ईस्वी में कलकत्ता में इस बैंक को स्थापित किया था। कब किया था? 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से। और कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता में से स्थापित किया गया था। तो इसमें बैंक ऑफ कलकत्ता या फिर बैंक ऑफ हिंदुस्तान सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने गारंटी व्यवस्था के अधीन रेलवे में निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनी को गारंटित लाभांश का आश्वासन था। ऑप्शन है 10%, 8%, 5% या फिर 3%। तो राइट आंसर इसमें होगा फ्रेंड्स 5%। सी वाला ये राइट आंसर है। पुराने गारंटी व्यवस्था के अधीन रेलवे में निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनी को गारंटित लाभांश का आश्वासन होता था 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया, वह था। तो देखिए ऑप्शन है नेल्सन, वाटसन, पीटरसन या फिर बिल्सन। तो क्लाइव ने किस व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी वाला। देखिए वाटसन का, बी वाला हमारा यहाँ सही आंसर है।
डिटेल्स में देखिए, क्लाइव ने मीर जाफर के साथ होने वाली संधि के 2 प्रारूप तैयार करवाए थे और एक जाली प्रारूप था जिसमें कमीशन देने की बात भी कही गई थी, और इस पर क्लाइव ने एडमिरल बार्टसन के भी हस्ताक्षर कर दिए थे। किसके? एडमिरल बार्टसन के हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि उसने जाली प्रारूप तैयार करवाया था एक मीर जाफर के साथ संधि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी के पहले विलय का सिद्धांत किस राज्य पर लागू किया जा चुका था? ऑप्शन देखिए, मांडवी, कोलाबा और जालौर, सूरत या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका होगा उपयुक्त सभी, डी वाला देखिए राइट आंसर है। डिटेल्स में देखिए फ्रेंड्स, विलय का सिद्धांत सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा 1834 ईस्वी में प्रयोग किया गया था। कब किया गया था? 1834 में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा। और देखिए सबसे पहले कंपनी द्वारा 1839 में मांडवी राज्य के को इस सिद्धांत द्वारा हस्तगत किया गया था। तो सबसे पहले मांडवी राज्य को हड़प लिया था 1839 में इस सिद्धांत के द्वारा। उसके बाद देखिए 1840 में कोलाबा तथा जालौर राज्य जो थे ये हड़पे थे 1840 ईस्वी में, कोलाबा और जालौर राज्य। और उसके बाद देखिए सूरत राज्य जो था ये भी कंपनी में मिला लिया गया था 1842 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलदली स्थल सुतांती में 1690 में किसने कलकत्ता की आधारशिला रखी? ऑप्शन देखिए, कैप्टन विलियम हीथ, सर चार्ल्स आयर, जॉब चरनॉक या फिर जॉन सरमन ने। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स जॉब चरनॉक, सी वाला देखिए राइट आंसर है। जॉब चरनॉक ने 1690 में कलकत्ता की स्थापना की थी और 1912 ईस्वी तक कलकत्ता जो था ये ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा था। राजा टोडरमल द्वारा किस भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया था? ऑप्शन देखिए, बटाई, जरीब, कांकूत या फिर जब्ती। फ्रेंड्स राइट आंसर इसका होगा जब्ती, देखिए डी वाला ये हमारा राइट आंसर है। डिटेल्स में देखिए, अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने जब्ती नामक भू राजस्व व्यवस्था का विकास किया था, जिसमें भूमि की पैमाइश की जाती थी तथा फसल की पैदावार के आधार पर करों का निर्धारण भी किया जाता था। और उसने ही भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद भी किया था। तो देखिए भागवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था राजा टोडरमल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर में ऋषि सिलसिला का संस्थापक कौन था? ऑप्शन देखिए, सैयद मोहम्मद हमदानी, शेख अब्दुल कादिर, शेख नूरुद्दीन या फिर बाकी बिल्लाह। तो राइट आंसर होगा शेख नूरुद्दीन, देखिए सी वाला ये राइट आंसर है। शेख नूरुद्दीन को नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है और कश्मीर में ऋषि सिलसिला के संस्थापक भी यही थे। भारत में सूफी मत के बारे में निम्न में से कौन सी टिप्पणी सही नहीं है? देखिए सूफी मत के बारे में 4 टिप्पणियां दी गई हैं, तो इनमें से कौन सी टिप्पणी जो है वो गलत है? तो देखिए इन 4 टिप्पणियों में से सी वाली टिप्पणी जो है ये गलत है। चिश्ती दक्षिण भारत में सक्रिय थे जबकि दिल्ली तथा आसपास के इलाके सुहरावर्दियों के क्षेत्र थे। ये वाली टिप्पणी जो है ये सूफी मत के बारे में ये गलत है, जबकि तीनों बाकी जो है ये सूफी मत के बारे में सही टिप्पणियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन अकबर का समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में उल्लिखित नहीं है? ऑप्शन देखिए, रामदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर तानसेन। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स तुलसीदास, देखिए सी वाला ये राइट आंसर है। फ्रेंड्स तुलसीदास जो थे अकबर के समकालीन थे और आईने अकबरी जो है इसकी रचना की थी अबुल फजल ने। अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा ये लिखे हुए हैं। तो आईने अकबरी में अबुल फजल ने तुलसीदास का नाम की व्याख्या नहीं की थी, उसका नाम जो था वो उल्लिखित नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट का राज्य अभिषेक 2 बार किया गया? ऑप्शन देखिए, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स औरंगजेब, देखिए डी वाला ये सही आंसर है। औरंगजेब मुगल सम्राट था जिसका राज्य अभिषेक जो था वो 2 बार हुआ था। पहली बार राज्य अभिषेक हुआ था इसका सामूगढ़ की विजय तथा आगरा को अपने अधिकार में लेने पर। तो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था देखिए औरंगजेब और उसके भाई दारा शिकोह के बीच में। कब हुआ था? 29 मई 1658 को सामूगढ़ का युद्ध हुआ था औरंगजेब और उसके भाई दारा शिकोह के बीच 29 मई 1658 को। और इसी की विजय के उपरांत उसका पहली बार राज्य अभिषेक हुआ था। और फ्रेंड्स दूसरी बार उसका राज्य अभिषेक हुआ था अपने ही दोनों भाइयों शाह शुजा और दारा शिकोह को पूरी तरह से परास्त करने के बाद, यानी कि 5 जून 1659 को दूसरी बार इसका राज्य अभिषेक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारा शिकोह को मुल्हिद किसने कहा था? ऑप्शन देखिए, औरंगजेब, मुराद, शाह शुजा या फिर मोहम्मद काजिम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि दारा शिकोह को मुल्हिद किसने कहा था। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, या तो सभी ने कहा था या फिर औरंगजेब इसका राइट आंसर हो सकता है। जबकि ये देखिए मुराद और शाह शुजा ये जो थे तीनों दारा शिकोह के भाई थे और मोहम्मद काजिम जो था ये औरंगजेब का इतिहासकार था। तो ये आंसर दोनों में से कन्फ्यूज़न है, मोहम्मद काजिम या फिर औरंगजेब या फिर सभी नहीं होगा इसका आंसर। तो आप अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें क्या इसका सही आंसर हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? ऑप्शन देखिए, दीवाने बजारत, दीवाने आरिज, दीवाने रसालत या फिर दीवाने इंशा। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स दीवाने बजारत, ए वाला देखिए राइट आंसर है फ्रेंड्स। शेरशाह के शासन के समय दीवाने बजारत ये वाला विभाग जो था, इसका अध्यक्ष जो था राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल के अंतिम वर्षों में वतन जागीर की अवधारणा अस्तित्व में आई? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अकबर। तो देखिए फ्रेंड्स, अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में वतन जागीर की अवधारणा जो थी ये अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है काजी उल कुजात, काजी उल हजात, काजी फैज उल इस्लाम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा फ्रेंड्स काजी उल कुजात, देखिए ए वाला ये राइट आंसर है। तो मुगल शासकों के काल में न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था काजी उल कुजात को, देखिए ए वाला ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन देखिए थॉमस स्टीफेंस, रॉल्फ फिंच, कैप्टन हॉकिंस या फिर जॉन मिल्डन हॉल। तो राइट आंसर इसका होगा फ्रेंड्स थॉमस स्टीफेंस। पश्चिम भारत आने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वह था थॉमस स्टीफेंस, ए वाला देखिए राइट आंसर है। डिटेल्स में देखिए फ्रेंड्स, पश्चिम भारत पहुंचने वाला प्रथम ब्रिटिश थॉमस स्टीफेंस था, जो कि एक अंग्रेजी जेसुइट पुजारी और मिशनरी था, जो अक्टूबर 1589 में गोवा पहुंचा था। कब पहुंचा था ये? 1589 ईस्वी में ये गोवा पहुंचा था। और कैप्टन विलियम हॉकिंस जो थे ये 1608 ईस्वी में, कब? 1608 ईस्वी में ये जहांगीर के दरबार में, तथा 1615 में सर टॉमस रो जो थे ये मुगल दरबार में आए थे। और रॉल्फ फिच जो हैं ये अकबर के दरबार में 1585 ईस्वी में ये भारत आए थे, रॉल्फ फिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में सही नहीं है? देखिए 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तो इनमें से एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो वो कौन सी है? तो वो वाली स्टेटमेंट देखिए, वह कभी किसी मंदिर नहीं गया था, डी वाली, ये वाली स्टेटमेंट जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये गलत है। बाकी ये तीनों सही हैं। वह सार्वजनिक रूप से होली खेला था, ये भी सही है। वो गंगा जल का पान करता था, ये भी सही है। और उसने हिंदू अमीरों को नियुक्त किया था, ये भी सही है। जबकि ये वाली गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक सभी धर्मों और मंदिरों का सम्मान करता था, तथा नगरकोट पर आक्रमण के अवसर पर उसने ज्वाला देवी मंदिर को नष्ट भी नहीं किया था। और दिल्ली सुल्तानों में वह पहला ऐसा सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर नौकरी देना भी शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोंदर शब्द का प्रयोग किसानों के लिए दिए जाने वाले ऋण के रूप में किसके समय में हुआ? सोंदर शब्द देखिए, ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर इसका होगा फ्रेंड्स मोहम्मद तुगलक, सी वाला देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था। ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर बहलोल लोधी। राइट आंसर इसका होगा फ्रेंड्स फिरोज शाह तुगलक, देखिए सी वाला ही राइट आंसर है। फ्रेंड्स जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी ही पुस्तक तारीख फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक को एक आदर्श सुल्तान बताया था। तो तारीख फिरोज शाही किसने लिखी है? ये लिखी है जियाउद्दीन बर्नी ने, और उसी में उसने फिरोज शाह तुगलक को एक आदर्श सुल्तान जो था ये बताया है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की वीडियो बस यहीं तक। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और चैनल को साथ में जरूर सब्सक्राइब कर दें। जल्दी ही मिलेंगे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंसली।